कल जब वित्त मंत्री जी बजट को प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं उसको बड़ी ध्यान से सुन रहा था, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे शायद जब बजट को प्रारंभ करेंगे तो कम से कम बजट सत्र में राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन आपने कल सबने सुना है, पूरा सदन पूरा राज्य ने सुना है, उन्होंने वहीं से उन्होंने शुरू कर दिया। और आप सबको ध्यान में होगा, उन्होंने कहा 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बना, अच्छी बात है। शिबू सोरेन को भी उन्होंने उसका क्रेडिट दिया, तो उसको भी मैं इनकार नहीं करता हूं कि वर्षों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी को भी उन्होंने दिया, लेकिन अगर एक बार भी उस समय के जो श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम तक नहीं दिया, यानी ऐसा लगा कि भाई कोई भूमिका ही नहीं रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है हम सबको पता है। आजाद भारत में झारखंड राज्य के लिए जितनी लंबी समय तक यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया, चाहे जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में हो, मराम गोंके या शिबू सोरेन के नेतृत्व में हो, और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी भी झारखंड वासियों की आवाज को इन्होंने सुना नहीं, बल्कि उसको दबाने का ही काम किया, खरीदने का ही काम किया। और जब 98 और 99 में इस देश में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की गवर्नमेंट बनी, तो 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना। अब उसमें से आप याद करिए, उस समय एक तो खरीदने का काम करे और एक तो बिहार के नेता थे, उनके लोग भी यहां बैठे हुए, वो कहते थे मेरे लाश में बनेगा। इतने भय का माहौल पैदा कर दिया था कि भाई झारखंड बनेगा तो क्या बिहार के लोग बालू फाकेंगे। लेकिन आज मुझे गर्व होता है, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे तो सरकार में नीतीश जी आज बिहार के मुख्यमंत्री सरकार में शामिल थे, कभी भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया। और परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि सदन में फिर सबने सर्वसम्मत से ही उसको कहेंगे, कि हम भी सदन में उपस्थित थे। उस समय जेएमएम की ओर से हेमलाल जी उपस्थित थे। तो मैंने इसलिए कहा कि हम राधा कृष्ण किशोर जी से उम्मीद नहीं करते थे कि इस प्रकार की नजरअंदाज करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि इस बात को मैं थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं, ताकि इस बात की थोड़ी सी समझ में सबको आनी चाहिए। फिर कल जिस प्रकार से उन्होंने बजट में भाषण में हमने देखा कि वित्त मंत्री जी ने हेमंत सोरेन का महिमांडन किया। अच्छी बात है, सरकार के मुख्यमंत्री है, उनका हमें गुणगान करना ही चाहिए। उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, पिछले 5 वर्षों से भी चल रही है। लेकिन उस जेल यात्रा को लेकर के उन्होंने इस प्रकार की कविता का पाठ किया, जैसा लगा कि कोई आजादी की लड़ाई में जेल में बंद थे, वहां से छूट करके आए हैं, तो इस प्रकार से महामंडित किया गया। तो हमें लगा कि ये ठीक नहीं है। इस कारणों से कौन जेल में है, कब जेल में लोग गए, ये हम सबको पता है। फिर उन्होंने जो बजट भाषण में और उन्होंने लास्ट में एक उल्लेख किया था, मुझे लगा कि इसको भी मैं उल्लेख करूं। एक कविता उन्होंने पीयूष मिश्रा जी का पढ़ाया। हमें उम्मीद था कि पूरे बजट में कभी भी गांधी या अंबेडकर ऐसा कभी भी कोई महापुरुषों का किसी को कोट नहीं किया, पीयूष मिश्रा का। हमने फिर पता किया भाई ये कौन है व्यक्ति, तो पता चला कि धनबाद में जो कोयला का काले कारोबार होता है, उसके आधार पर जो फिल्म बना था गैंग ऑफ वासेपुर, लगता है सरकार उससे ही अधिक प्रभावित है, इसलिए उनका ही कविता को इसमें उद्धृत किया गया। तो ये मुझे लगा कि ये हम सबको, उसके बाद बजट पर 1-2 विषय और कह करके मैं आगे बढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि बजट में साफ साफ कहा कि ऐसा लगा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है प्रदेश को। तो हमें लगा कि या तो क्या कहते हैं कि नहीं, वैसा मैं नहीं समझता हूं। या तो इन्होंने जानबूझ करके या फिर
अफसरों ने इनको नहीं बताए होंगे या जानबूझ करके उसको छुपा दिए होंगे। तो मैं थोड़ा सा कोशिश किया कि जब इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, तो मुझे लगा कि भाई केंद्र का भी हमें थोड़ा देखना चाहिए, केंद्र सरकार झारखंड को क्या दे रही है या पिछले 5 वर्षों में भी क्या क्या उन्होंने दी है, किस प्रकार से। तो हम देख रहे थे 21-22 में भी जो सेंट्रल का जो शेयर होता है 125.78% अधिक दिया है, यानी उतना दिया है, 100% से अधिक हो गया, यानी जितना इनका डिमांड रखे थे उसी प्रकार से 22-23 में भी 116.28% मिला है, यानी जितना इन्होंने रखा था उससे भी 16% अधिक। और 23 और 24 में भी अगर आप देखें तो उसमें भी 110%, 110.58% शेयर झारखंड को मिला है। अगर मैं उसको आंकड़ों में भी थोड़ा बताना चाहूंगा, ये सरकार कहती है कि भाई केंद्र की सरकार भेदभाव कर रही है, भाई जनता को दिग्भ्रमित मत करिए, आप काम नहीं करते हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं दे रही है ये कह करके अपने आप को पल्ला झाड़ लेना ये ठीक नहीं है। केंद्र सरकार किस प्रकार से इस राज्य को सपोर्ट कर रही है, 2004 से 14 तक, उस समय यूपीए कहा जाता था, अब एनडीए कहा जाता है, उस गठबंधन की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में। उस समय 4 से 14 10 वर्षों में 56,090 करोड़ रुपया राज्य को प्राप्त हुआ था, और 14 से 24 के बीच एनडीए की गवर्नमेंट है, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, 2,26,000 करोड़ रुपया, इस 2,26,444 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ। अनुदान में भी उसी प्रकार से पहले 28,509 करोड़ रुपया मिला था, और मोदी जी के एनडीए गवर्नमेंट के कार्यकाल में 1,04,373 करोड़ रुपया मिला। तो इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से मैं कहूंगा और सरकार से मैं कहूंगा, भाई हम इस प्रकार की कम से कम दुष्प्रचार तो नहीं करें, लोगों के पास ये भ्रम की स्थिति को तो हम पैदा नहीं करें, तो कम से कम सच सच हम बताने की, थोड़ा सा कहने की, अगर कह भी नहीं सके तो कम से कम भ्रमित तो लोगों को नहीं करें। मैं समझता हूं कि आपको कहने में तकलीफ होती होगी कि हम कैसे उनका प्रचार करेंगे, लेकिन आप कम से कम उस बात को ना बोलें तो ये भी ठीक है, चलेगा, लेकिन आप सीधे कह दें कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती है, केंद्र सरकार सपोर्ट नहीं करती है, तो मुझे लगता है ये भी ठीक है। आपने अध्यक्ष महोदय, बजट तो सरकार ने 1,45,000 करोड़ का रखा, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कहां से पैसा लाएंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से सरकार काम करेगी, इसका इन्होंने कुछ बताया नहीं। पिछले जब मैं रिकॉर्ड देख रहा था 24 और 25 का जो उन्होंने तय किया है, अभी तक वो दिसंबर तक, 2024 के दिसंबर तक मात्र 58.82% यानी कर संग्रह, यानी पैसा वो इकट्ठे कर सके, एकत्रित कर पाए, यानी अभी भी आधे से थोड़ा, लगभग 59% उसको आप मान सकते, और 3 महीना में अधिक होगा तो मैं समझता हूं कि 80% चलते चलते सरकार शायद पहुंचेगी, तो बहुत बड़ी बात है, पहुंच जाए तो अच्छी बात है। तो ये लगता है कि जिस प्रकार से जो वसूली कार्य की हो रही है, उससे तो लगता नहीं है कि सरकार जो जितनी बड़ी लंबी चौड़ी बजट बनाए हैं उस बजट को वहां तक पहुंच पाएगी। और उसमें भी आप देखेंगे सरकार ने जितना कुछ किया है बजट में से, एट ए ग्लांस ही आप देखेंगे तो उसमें एक समझ में आ रहा है कि चूंकि बजट की मैं बहुत अधिक जानकार नहीं हूं, लेकिन सामान्यतः मैं समझने की कोशिश करता हूं। उसमें आप देखेंगे, उसमें ये जो इनका
एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय को इन्होंने कम रखा, यानी जिसको कहते हैं योजना मद में जो खर्च है उसकी कोई बहुत अधिक, लेकिन गैर योजना मद में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्होंने बहुत अधिक बढ़ाया है, जिसमें ये सारी चीजें उल्लेख नहीं है। आज भी कई विभागों में सरकारी पदों पर रिक्त पड़े हुए, अगर उनमें से बहालियां होगी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और नौकरी नहीं देना तो अलग बात है, लेकिन अगर नौकरी देंगे तो बढ़ेगा वो एक्सपेंडिचर। तो मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था के हिसाब से, प्रबंधन के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है, इसका इनको थोड़ी सी दुरुस्त करनी चाहिए सरकार को। नहीं तो हम धीरे धीरे, अभी भी हम देख रहे हैं कि हम सब लोग क्षेत्र से आते हैं, कई योजनाओं का हम लोगों ने शिलान्यास किया, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। काम सब ये है, टेंडर ठेका सब फाइनल, लेकिन काम क्यों शुरू नहीं होता है? ठेकेदार से बात करते हैं, इंजीनियर से बात करते हैं, कहता है कि सर इस समय पैसा नहीं है। ठेकेदार के पास भी पैसा नहीं है, वो भी महाजनों से क्या सूद ले करके काम किए हुए हैं, तो मिल नहीं रहा है, तो काम शुरू नहीं हो रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा, ये भी किसी को पता नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई, और आप पैसा बजट में आप मांग रहे हैं, आपका जो एक्सपेंडिचर ही, ये मैं देख रहा था कि अलग अलग विभागों में कई एक ऐसे विभाग है आपने बहुत कम पैसे खर्च किए हैं। आपका कृषि पर, आप कह रहे हैं कृषि पर अभी तक आपका 52% खर्च है। डेयरी की आपने बड़ा बड़ा बात किया, उसमें 44% है। फिशरी पर आपका 42% है। और टोटल अगर आप देखें उस क्षेत्र में, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री में आपका 54% था। यानी इसको क्या कहते हैं, फरवरी तक आपका ये खर्च हुआ है। अब ये मार्च 1 महीना बचा हुआ है। उसी प्रकार से आपका ड्रिंकिंग वाटर, जो शुद्ध पेयजल, अभी जिसकी सदन में चर्चाएं हुई सब जगहों से, लेकिन आपका उसमें खर्च क्या है? 18.6%। यानी अब जरा सोचिए, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। आप पैसे आप खर्च नहीं करते, काम नहीं करते, और काम नहीं करेंगे, उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नहीं भेजेंगे, तो केंद्र से आपको पैसे भी नहीं मिलेंगे इस कारण से। उसी प्रकार से फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपने मात्र 38% खर्च किया, और आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसकी काफी आपने चर्चा की, लेकिन उसमें से 7.45% ही पैसे खर्च हुए। पंचायती राज में मात्र 36.56% पैसे खर्च हुए। ऐसे कई एक विभाग है, वित्त मंत्री जी खुद उसको देख ले। तो इसलिए मैं कह रहा था कि भाई, आप बजट पर बजट, अनुपूरक बजट अभी तुरंत पास किए, फिर आप ये करें। हमारे ये नहीं कहना है कि आप बजट लाइए, लेकिन बजट में जो सदन से आप स्वीकृति लेकर के जनता के भी जाते हैं, तो काम करिए। आपके मंत्री, आपके पदाधिकारियों काम करें, कामचोर नहीं बने। अभी तक के जो ये रिपोर्ट देख रहा है उसमें तो कामचोर, आप झारखंड जैसे राज्य में यहाँ की स्थिति क्या है। अब इसलिए मैं तो कहता हूं कि ये बजट लगता ही नहीं है कि कहीं कोई गरीबी उन्मूलन का ये बजट होगी, क्योंकि झारखंड में अगर आज आप देखें तो झारखंड प्रदेश के अंदर में 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ी आबादी है, और 41% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। और गरीबी रेखा से नीचे उसके जो मापदंड होता है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महीना 1632 रुपया जो कमाता है, यानी उससे कम जो कमाता है, या प्रतिदिन 54.40 रुपया से कम कमाता है, उसको गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण क्षेत्रों का माना गया है। शहरी क्षेत्रों में 1944 रुपया प्रति माह और 664 रुपया 80 पैसा प्रतिदिन के हिसाब से जो कमाता है, यानी ये आप सोच सकते हो, ये तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के आधार पर ये तय हुआ था। और उसमें भी जो गरीबी रेखा से जो पात्रता है, जिसको हम आय प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वो 27,000 रुपया से उनका आय कम होना चाहिए, यह स्पष्ट है। उनका कच्चे मकान होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था
कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबों की है यहां पर 41%। आज अगर वो लोग, अगर पहले हम लोग सुनते थे लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन आज अगर वो भूख से नहीं मरते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा देन है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। मुझे कहने में प्रसन्नता है, कोरोना काल से देश के तो 80 करोड़, झारखंड में भी 2,64,00,000 लोगों को, 2,64,25,000 ऐसे कुछ लोग हैं जिसको प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज भी दिया जा रहा है। तो हमें इतना बड़ा सपोर्ट मिलता है, इतना बड़ा हमें सहयोग मिलता है, तो हमारा क्या दायित्व है, राज्य का दायित्व है, राज्य सरकार का दायित्व है कि हम उसके लिए योजना बनावे ताकि उसको हम अपलिफ्ट कर सके। अध्यक्ष महोदय, झारखंड बने अब 25 साल हो रहे। 25 साल में ये चर्चाएं होती है कि बीजेपी बहुत दिनों तक राज किया। मैं आज यहां कहना चाहता हूं सदन में, 25 वर्षों का अगर आप देखेंगे तो 13 वर्षों तक बीजेपी की सरकार रही है। 11 वर्षों तक इधर जो लोग आज बैठे हुए इनकी सरकार रही है, राष्ट्रपति शासन रहा है, इनके कार्यकाल में रहा है। और आप तो इस कार्यकाल मिला है तो उससे भी आपकी अधिक हो जाएगी, इसलिए आप अपनी जवाबदेही से आप बच नहीं सकते। ये बार बार इस बात को कहते हैं सदन के पटल पर कि भाई आपने, बीजेपी ने इतने वर्षों तक गाड़ी को पटरी से उतार दिया। भाई आप कर क्या रहे थे? आप भी इतने लंबी समय तक इस राज्य में सरकार चला रहे थे, चाहे दिल्ली के हाथों, राष्ट्रपति शासन के हाथों चलवा रहे थे। इसलिए अध्यक्ष महोदय और देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो इस राज्य के विकास के लिए जो सपोर्ट करती है। और एक बात मैं और जरूर कहूंगा, कल भी विषय उठा था, यार राय जी यहाँ उपस्थित अभी नहीं है सदन में, लेकिन वित्त मंत्री जी काफी समझदार है, मैं समझता हूं कि इस विषय पर वो गहनता से विचार करेंगे। हम बार बार 1,36,000 करोड़ की बात करते हैं। मैं बार बार कहता हूं मैं आपको साथ दूंगा, लेकिन आप प्रॉपर चैनल से, ठीक प्रकार से, कहां से पैसा मिलेगा, कब कब का क्या पैसा है, ये तो आपको वहां पर प्रयास करनी पड़ेगी। लेकिन आप वो प्रयास नहीं करते, कह रहे हम सरकार को चिट्ठी लिख दी। हमने उसका प्रश्न का उत्तर में से हम देख रहे थे, आपने क्या लिखा हुआ है उसमें, कहीं पर आपने लिखा है कि वो क्या बोलते हैं, ड्यूज है नॉन पेमेंट लैंड, क्या है, कंपेंसेशन। तो अब ये बताओ, ड्यूज है कॉमन कॉज MMDR एक्ट के तहत, ड्यूज है वेस्ट कोल। कहने का मतलब है कोल कंपनी भी यहाँ CCL है, BCCL है, ECCL है, अलग अलग कंपनी, उन्होंने जमीन लिया, उनकी डूबा, तो आप उसके ऊपर आपको प्रॉपर लाइन से आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप रास्ते से नहीं प्रयास करिएगा तो आप दौड़ते रहिएगा। कहते हैं ना कि कोई टेक्निक से, या फिर हम गणित क्या कहते हैं, पढ़ाई लिखाई गणित में औसत छात्र रहे, तो औसत जो छात्र होता है तो उसको क्या कहते हैं, थोड़ा रटाया जाता है कि भाई रट करके गया, इसको याद कर ले उसका सूत्र। तो जब तक आप उस सूत्र को पकड़ करके पैसे लेने के लिए प्रयास नहीं करिएगा तो आपके वास्तविक पैसे कितने हैं तब वो आपको मिल पाएगी। अगर राजनीति करनी है, पिछले 5 साल भी आपने राजनीति किया, अगले 5 साल भी अगर आपको ऐसे ही राजनीति करनी है अध्यक्ष जी, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जो मंत्री है विभाग के या वित्त मंत्री है, तब निश्चित रूप से उससे आप देखिए कब का क्या क्या है, कौन सी आपका पब्लिक सेक्टर में पैसा क्या, कब का क्या बचा हुआ है। लेकिन आप वो करेंगे नहीं, क्योंकि आपको उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए मैं आज कहूंगा कि अध्यक्ष जी, ये जो बजट इन्होंने पेश किया है, बजट देखने में लंबी चौड़ी, लेकिन उस बजट में कुछ लगता नहीं है कि आगे कुछ करने वाले हैं, कुछ दिखाने वाले हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो ध्यान सरकार को देनी चाहिए थे वो आज नहीं दे रहे। आज भी शिक्षा के क्षेत्र अगर आप देखें उसमें किस प्रकार से स्थिति खराब है। अस्पतालों के भी अगर आप देखें, मंत्री जी पता नहीं कहां चले गए, कि है यहीं पर। हम कहेंगे कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर को मैं कहता हूं अब आपको ध्यान में रखना चाहिए 3634 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन काम कितना कर रहे हैं? 2210 डॉक्टर कर रहे हैं। और ये आज का रिपोर्ट नहीं है, पिछले 5 सालों से यही हालत है। आप ठीक नहीं करेंगे तो आपके कैसे अच्छे होंगे। मरीज आप कह रहे हैं कि हम रांची में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, अच्छी बात है, आप बनाइए, अब इसको रोक नहीं रहे। और रोकेंगे कैसे? रोकेंगे, सरकार है, बनानी भी चाहिए, 1 नहीं 2 बनाइए। लेकिन बना हुआ मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या है? आप संथाल परगना से आते हैं, आखिर दुमका के, देवघर के, जगह के मरीजों को फिर यहां तक आना क्यों पड़ेगा? अब दुमका में मेडिकल कॉलेज पिछले रघुवर दास जी की जब सरकार थी बन करके तैयार हुआ, उद्घाटन भी हुआ। अब वहां क्या शिक्षक का जो पद है 140 है, लेकिन कार्यरत कितना है? 62, आधे से भी कम है। अब जरा सोचिए, पलामू में मेडिकल कॉलेज है, पलामू से क्यों आएंगे? वहीं पर डॉक्टरों को पदस्थापित करिए, उस क्षेत्र के लोग, रिम्स में भीड़ बढ़ेगी नहीं। और उसी के लिए मेडिकल कॉलेज भी बनाया जा रहा है। आगे आप कह रहे हैं जिला में भी बनाएंगे, तो पलामू मेडिकल कॉलेज में वहां पर शिक्षकों का पद 140 है, कार्यरत कितना है? मात्र 59 है। यानी रिक्त पद आपका 81 है। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग मेडिकल कॉलेज है, प्राध्यापक के पद वहां 140 स्वीकृत है, लेकिन काम वहां कितना कर रहे हैं? कार्यरत है मात्र 75, और वहां भी रिक्त पद है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो हालत है, आप जरा इसको सुधारिए। अध्यक्ष महोदय, जिला अस्पतालों में जाकर के देख लीजिए, सब जगह वहां कोई ऑपरेशन नहीं होता है। सामान्यतया शायद राज्य की सभी अस्पतालों की यही स्थिति होगी। अध्यक्ष महोदय, आप भी कभी सदर अस्पताल में कभी जाकर के जाइए, डॉक्टरों से मिलिए, थोड़ा पूछिए कि भाई यहाँ क्यों ऑपरेशन नहीं होता है। अगर किसी का हाथ पैर भी टूट जाए तो रांची रिम्स से या तो रेफर कर देते हैं, या फिर आपका कहाँ भी रेफर कर, धनबाद या कहीं जाओ, या प्राइवेट हॉस्पिटलों में, क्योंकि वहां पर डॉक्टर नहीं है पर्याप्त, इस कारण से ऑपरेशन नहीं होता है। अगर हाथ पैर भी टूटा तो फिर लोग या तो प्राइवेट अस्पतालों में लोग चले जाते हैं, या तो आप यहाँ चले आते हैं। अब तो उन प्राइवेट अस्पतालों के भी आपने हालत ये कर दिया। पहले जो लोगों को मिल रहा था सुविधाएं आयुष्मान योजना के तहत, उसमें भी आपने कैटेगरी कर दिया। कुछ 1 मिनट बाबूलाल जी, 1 मिनट। आप डॉक्टर का नाम लिए इसीलिए कुछ बोल रहा है, डॉक्टर के हिसाब से बोलिए। सीनियर लीडर हैं सर, और जिस प्रकार बातें रख रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर कोई सुझाव अच्छा है तो दीजिए। जो बातें आप कर रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है महोदय, कोई फैक्ट नहीं है। मैं देख रहा हूँ महोदय, हर जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है। आप अब हमको डिटेल बता के दीजिए कि अगर हमारे जिले हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो मैं कार्रवाई करूंगा उस पर। आप बेवजह अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं, हो गया, ये समझ से परे। महोदय, एक और बात महोदय, आयुष्मान कार्ड के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं मंत्री बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूँ ये बात सही है कि 2-2 कमरे में आयुष्मान कार्ड भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग चला रहे थे, हॉस्पिटल चला रहे थे महोदय। इसको हमने रोका है। हमने कहा कि नहीं, अभी 30 जो गांव में 30 जहाँ पे 30 बेड हॉस्पिटल होगा वहाँ मान्यता देंगे, और शहर में 50। अभी रुका नहीं महोदय, हमने 6 महीना कहा कि इसे विस्तार करो। हॉस्पिटल रुक नहीं सकता महोदय, ये तो इमरजेंसी सेवा है। आपको मैंने एक्सटेंशन किया है, 6 महीना समय दिया है बाबूलाल जी, इसको तो देखिए बढ़िया से। हम बंद नहीं करेंगे हॉस्पिटल को, हम हॉस्पिटल बंद नहीं। बोलिए बाबूलाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि मंत्री को जब उनका विभाग का विषय आएगा उस समय जवाब देंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं तो हर मंत्री बीच में खड़े हो जाते हैं, लय सब टूट जाता है, ये सब करना। ठीक, चलिए। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने कई हॉस्पिटलों को बंद कर दिया, लेकिन जो आपने मापदंड तय किया है अध्यक्ष महोदय, उस मापदंड में मैं कह सकता हूं गरीब तो बेचारा इलाज ही नहीं करा पाएंगे। यानी जो पैसा की सरकार बात करती है 10 लाख 15 लाख देने की, तो ले ही नहीं पाएंगे लोग।
इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, देखना चाहिए। हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई लूटे, लेकिन आप देखिए कि उनका इलाज कहाँ होता है, कहां तक उनकी पहुंच है गरीबों की, ये आप जरूर देखिए। फिर अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी शिक्षा विभाग के भी हालत के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। क्या जी स्थिति क्या है? अगर हमने जो ऐसा बताया कि 41% लोग यहाँ गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनके बाल बच्चे कोई प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ नहीं सकते हैं, उतने पैसे उनके पास नहीं है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नहीं है। आज प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षकों की पद, जहां 59,193 पद जहां स्वीकृत है, वहां आज भी 25,000 से अधिक पद रिक्त पड़े हुए। प्रश्न के उत्तर में आता है प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हम लोग प्रक्रिया पिछले 5 वर्षों से भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बार बार एग्जाम होता है, एग्जाम में पेपर भी लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द हो जाता है, बच्चे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों पैदा होती है? भाई हमको ऐसा मजबूत नियम को बनावे ताकि नियुक्ति हो जाए समय से, ताकि गरीब के बच्चे वहां पढ़ सके। आज भी इतना शिक्षकों की जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उस पर हमें विचार नहीं करेंगे तो कैसे हुए? हर स्कूलों में, मैं इसलिए आंकड़ा डाटा में बहुत उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि हर जगह, हर क्षेत्रों में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, सब जगह ये समस्या है। अगर इन समस्याओं को हम दूर नहीं करेंगे तो फिर उन गरीबों का कैसे भला होगा? गरीब अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अध्यक्ष महोदय, मारांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के स्कॉलरशिप जो विदेश बच्चों को भेजते हैं, अच्छी बात है, मैं उसके लिए सरकार की सराहना करता हूं, लेकिन उतने में काम नहीं चलेगा। आप उन बच्चों के बारे में जो 41% परिवार है झारखंड में, 41% जो आबादी है, वो जो बच्चे अपने बच्चों को ITI में नहीं पढ़ा सकते हैं, पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ा सकते, इंजीनियर नहीं बना सकते हैं, डॉक्टर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है। साल में 1 लाख रुपया ये सामान्य इंजीनियरिंग पढ़ाई में खर्च होता है। बच्चों को नर्स नहीं बना सकते हैं। अब उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार को अदा करना चाहिए और सरकार को सामने आना चाहिए, तभी तो ये गरीबी की हम उन बच्चों को आगे ले पाएंगे। नहीं तो ये गरीबी रेखा से 41% लोग रहेंगे। और इकोनॉमिक क्या कहते हैं, ये कैग रिपोर्ट में भी आपने देखा होगा कि हमारा क्या है, उस समय की क्या पोजीशन थी झारखंड को, या कैग रिपोर्ट या शायद आर्थिक सर्वेक्षण किसी में पढ़े थे जो कि इतना कॉपी मिल गया है। हम 2001 में भी हम वही 26वां पोजीशन पर थे, आज भी वही 26वां पोजीशन पर है। तो ये स्थिति हमें ठीक करनी पड़ी। कौन करेगा? सरकार को ठीक करना है। आप जहां सहयोग चाहेंगे हम सहयोग देने को तैयार हैं, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए सहयोग लेने की। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ सुझाव के तौर पर दिया, लेकिन आप जो इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करते, और जब बजट में सरकार उत्तर देंगे वित्त मंत्री जी, तो मैं जरूर कहूंगा कि आप बताना कि आप रिसोर्स यानी पैसे को कहां से इकट्ठा करेंगे। इन सारे विषय को आप लाएंगे। हम सब लोग इस सुनने के लिए, हम ही नहीं, सदन ही नहीं, पूरा राज्य जानना चाहेगी कि आपने इतने बड़ा बजट तो बनाया, अच्छी बात है। आपकी जो पिछले कार्यकाल में जो काम हुआ उससे तो लगता नहीं है कि आप उसको जुटा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।